आवाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। तो हम आ चुके हैं याददाश्त लौटाने वाली क्लास के अंदर। तो जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए, जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं क्लास पढ़ते समय। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखते हुए दोहराएंगे अपनी क्लास को और याद लौटाएंगे अपनी जो हम भूल चुके हैं। तो हम लोग कर रहे थे संधि, और संधि में हम स्वर संधि और व्यंजन संधि कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे व्यंजन संधि। सॉरी, संधि में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि कर चुके हैं और आज हम करेंगे विसर्ग संधि। जिस प्रकार से व्यंजन संधि करते समय हमने ध्यान दिया था कि हमारे व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक उसी तरह से हम विसर्ग संधि करते समय भी ध्यान देंगे कि हमारे कौन कौन से व्यंजन हैं जिसमें संधि होती है। आप सभी जानते हो कि ये हमारे जो व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये याद रखना आपको बेहद जरूरी है कि ये वर्ग में बटे होते हैं। ये अपने वर्ग का प्रथम है, ये अपने वर्ग का द्वितीय है, ये अपने वर्ग का तृतीय है, ये अपने वर्ग का चतुर्थ है और ये अपने वर्ग का पंचम है। ठीक है, इसे कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं होगा तो नियम याद नहीं हो पाते और इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये हमें पता ही चल गया है। तो चलिए यहाँ पे, और स्वर के बारे में हम जानते ही हैं, ये हमारे स्वर हो गए। ठीक है, अब ये हम जो यहाँ करने वाले हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हमारी क्या कहती है, आपको याद ही होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर हमारा क्या है, विसर्ग है, और इसका मेल होता है किससे, अगर किसी स्वर से होता है या किसी व्यंजन से होता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार हमारा क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। ये हम लोगों ने जाना था। अब यहाँ पर हम इसको एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पर नियम हमारा क्या कहता है। तो जल्दी से फटाफट से याद आ गया होगा नियम नंबर 1। नहीं आ गया है तो कॉपी निकाल के रखी है ना अपनी, तो ध्यान दीजिए वहां पर क्या कहा था नियम नंबर 1 ने। नियम नंबर 1 ने कहा था कि जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ओ में इसका परिवर्तन हो जाएगा। तो ओ में इसका परिवर्तन किस परिस्थिति में होता है ये हमें याद रखना है। यहाँ पे कहता है कि अगर हमारा शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग, और इस विसर्ग से पहले यहाँ पे कौन सा स्वर चाहिए हमें, अस्वर अगर है, और उसका मेल किससे हो रहा है, किसी स्वर से हो रहा है, तीसरा से हो रहा है, चौथा से हो रहा है, पांचवे से हो रहा है, अंतस्थ से हो रहा है और ऊष्म का हा से हो रहा है, तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो ये विसर्ग हमारा किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है हमारा ओ में, और आगे पीछे जो कुछ भी है वो हमारा जस का तस आ जाता है। यही हमारा नियम कहता है विसर्ग संधि के अंदर। ठीक है, तो विसर्ग संधि का पहला नियम याद आ गया होगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ने कहा है यहाँ पर कि जब हम इस तप से इस विसर्ग को बाहर निकालते हैं तो ये विसर्ग हमारा आ गया। यहाँ पर ये इसका मेल किससे हो रहा है, ब से हो रहा है, तीसरे वर्ण से हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब ये आपस में मेल करेंगे, तो ये आपस में जब मेल करेंगे तो ये जो हमारा विसर्ग है ये किस में बदलेगा, ये स्वयं को ओ में बदल लेता है। यहाँ पे जो हमारा शब्द है तप और यहाँ जो हमारा शब्द है बल, ये हमारा जुड़ जाएगा। अब ये ध्यान देना, अगर यहाँ अ स्वर होने के साथ यहाँ कोई दूसरा स्वर आता है तो ये उस अ को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, तपोबल बन जाएगा। आराम से ये आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे शब्द दिया है हमारा पया प्लस धी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये विसर्ग अब ध यानी चौथे वर्ण से मेल कर रहा है, तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन तो विसर्ग में होना है। विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पे आ जाएगा पय। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ हमारा अ आता है और उसके तुरंत बाद
विसर्ग हमारा किसी स्वर में बदलता है तो वो अ अपना स्थान छोड़ देता है। तो यहाँ पर य के ऊपर ओ आ जाएगा, बचा हुआ शब्द, यहाँ पर बचा हुआ शब्द बन गया हमारा पयोधी। पया माने होता है पानी, धी माने भंडार, तो जो पानी का भंडार है अर्थात समुद्र, तो सागर पयोधी का पर्यायवाची है, तो ये आपको पर्यायवाची भी याद हो जाता है। चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं। अब ये जो हमारा पहला नियम है, इस पहले नियम में ही अपवाद है, एक अपवाद या विशेष नियम यहाँ कहें, और मैंने कहा था यही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हो जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर कि अपवाद यहाँ क्या है। अपवाद ये है कि ये हमारा पहला नियम है, ये हमारा पहला नियम था, ठीक है। और इस पहले नियम में अगर हमारे पास ये दो शब्द आ जाए, ये दो शब्द कौन से, पुनः और अंतः, तो ये जो हमारा विसर्ग है वो र में बदल जाता है। इसने क्या कहा है, हमारा नियम 1 कहता है कि यहाँ पे विसर्ग और विसर्ग से पहले स्वर अ, ऐसी स्थिति में इसका मेल अगर इन सब से होता है तो ये जो हमारा विसर्ग है ये ओ में बदलता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या आ गई कि अगर इस स्थान पर शब्द क्या रखा होगा, पुनः रखा होगा या अंतः रखा होगा, तो देखो स्थिति तो यहाँ पर भी है कि विसर्ग से पहले अ है और यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है, तो ऐसी स्थिति में जब ये इसके साथ मेल करता है तब ये विसर्ग किस में बदलता है, र में बदलता है, और आगे पीछे जो कुछ भी होता है वो जस का तस आ जाता है। ये इसका एक अपवाद कहें या इसका विशेष नियम यहाँ पर हम कह सकते हैं, पुनः और अंतः के साथ, ठीक है, याद आ गया। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे पुनः और अंतः दोनों के साथ कि पुनः शब्द दिया है तो अब इस विसर्ग का मेल तीसरे से हो रहा है, तो जब इनका आपस में मेल होता है तो ये विसर्ग ही परिवर्तित होगा और वो किस में होगा, र में होगा, विशेष नियम के तहत। यहाँ जो शब्द है वो उतर जाएगा, यहाँ पर जो शब्द है वो उतर जाएगा, और हम अब इसको जोड़ देंगे तो देखो ये र आधा रह गया है, तो जब ये शब्द हमारा आएगा ये आधा र ज के ऊपर चढ़ जाएगा और ये शब्द हमारा हो जाएगा पुनर्जन्म, ठीक है। ये आपको पता है ना, आधा र होता है तो किस तरह से आता है यहाँ पर, तो पुनर्जन्म हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे, वो व्यंजन के साथ देखा, इसे स्वर के साथ देखेंगे कि अंतः का मेल अगर किसी स्वर के साथ हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो हमारा विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ जो हमारा शब्द है वो ऊपर से जो के से आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अंत बचेगा, यानी विसर्ग हट गया। तो अब हम देखेंगे ये जो अ है इस र को पूरा करेगा, क्योंकि स्वर है तो इसे पूरा कर देगा। यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा और यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा, तो ये हमारा अंतराग्नि हो गया शब्द, ठीक है। तो अंतराग्नि शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमारा अंतः और पुनः के साथ विसर्ग का जो यहाँ पे विसर्ग होता है इसका र हो जाएगा। अब आता है हमारा नियम नंबर 2, याद आ गया होगा नियम नंबर 2। अब इसमें नियम नंबर 2 में क्या होगा, देखो पहले वाले नियम में क्या था, पहले वाले नियम में था विसर्ग से पहले अ स्वर होना चाहिए तब। अब ये कहेगा कि अगर विसर्ग से पहले कोई और स्वर आया हुआ हो और तब उसका मेल होता हो तो विकार क्या उत्पन्न होगा, तो दूसरा नंबर यही कह रहा है, दूसरा नियम कि विसर्ग का र हो जाना, यानी विसर्ग र में कब बदलता है ये हमें देखना है। तो ये कह रहा है अगर विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर है, ऐसी स्थिति में और उसका मेल किसी स्वर से, किसी तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ से होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ये विसर्ग होगा ये र में बदल जाएगा। आगे पीछे जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला दूसरा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको जब हमने बताया था। तो जल्दी से फटाफट से हम इसका उदाहरण भी देखते हैं। हमने उदाहरण देखा था कि यहाँ पे विसर्ग और विसर्ग से पहले यहाँ पे हमारी छोटी ई आ रही है, छोटी ई दिख रही है, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम विसर्ग से पहले तो हमको न दिखाई दे रहा है, पता है ना, इसमें व्यंजन है हमारा न, फिर इसका स्वर है छोटी ई, फिर हमारा विसर्ग है अ, ठीक है। तो विसर्ग से पहले छोटी ई है और इसका मेल हमारे किसी स्वर से हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मेल करेंगे, तो ये विसर्ग नियमानुसार किस में बदलेगा, र में बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी है उसे उतार लीजिए, ये हम उतार देंगे यहाँ पर।
और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, नी बच जाएगा। ठीक है, अब ये आ इस र को पूरा कर देगा, तो ये रा पूरा हो गया, यहाँ पे ये टुकड़ा आ गया, यहाँ पे ये टुकड़ा आ गया और शब्द बन गया हमारा निराशा, और ये हो गई हमारी संधि। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कल कमेंट देख रही थी, उसी में एक छात्र ने कहा था कि मैम मुझे संधि समझ में नहीं आती थी और मैं आपकी क्लास पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रही है। तो मैं ऐसे छात्रों को बताना चाहूँगी कि जो मेरी क्लास इस समय पहली बार देख रहे हैं और इस क्लास को देख रहे हैं जो है हमारी याददाश्त लौटाने वाली क्लास, तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैं समझा ही नहीं रही हूँ आपको, यहाँ तो मैं उन बच्चों को याद दिला रही हूँ जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं पहले, उनको याद दिलाने के लिए ये क्लास बनाई जा रही है। तो इसमें समझाया तो कुछ भी नहीं जा रहा, इसमें तो वो पॉइंट जो मैंने मक्खन निकाल के दिया है अपने छात्रों को, उस मक्खन को वापस से दिखा रही हूँ कि ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है। तो समझना है अगर आपको तो अन्य क्लास देखिए। अगर आप मेरा बैच लेना चाहते हैं तो निधि एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये जो मैं करा रही हूँ ये सिर्फ याद दिला रही हूँ, है ना। चलो देखो, तो दूसरा उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे शब्द है हमारा दुह प्लस बल, अगर हम इसको यहाँ पर उदाहरण इनका मेल करेंगे तो विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है तो ये विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ जो शब्द है वो रखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, दू बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये र हमारा ब के ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा शब्द क्या बनेगा, दुर्बल। ठीक है, तो दुर्बल शब्द बन गया, दुह प्लस बल से दुर्बल शब्द बन गया, आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है। ध्यान देना, विसर्ग संधि आपकी इतनी आसान है कि परीक्षक इससे प्रश्न पूछना भी उचित नहीं समझता, ज़्यादा इससे प्रश्न आते भी नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगला नियम, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि विसर्ग का तालु श में परिवर्तन। तो विसर्ग का तालु श में परिवर्तन कब होता है वो स्थिति देखते हैं। पॉइंट कहता है कि यदि हमारा विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, यानी 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है और उसका मेल किससे हो रहा है, किसी च से हो रहा है, किसी छ से हो रहा है या किसी तालु श से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा विसर्ग है यह स्वयं को बदल देता है तालु श में, आगे पीछे जो कुछ भी है वो उसके साथ उतर जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है इसके लिए। उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ हमारा विसर्ग है और विसर्ग से पहले छोटी ई आई है, तो कोई भी स्वर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस विसर्ग का मेल हो रहा है हमारा छ से, तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो ये विसर्ग स्वयं को छ से मेल करने के कारण खुद को किस में बदल देगा, तालु श में बदल देगा। यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस उतर जाएगा, यहाँ पर जो कुछ भी है वो आ जाएगा। विसर्ग तो बदल गया इसमें, अब इसको जोड़ देंगे तो ये शब्द हमारा बन जाएगा, श हमारा आधा रहेगा और शब्द हमारा बन जाएगा निश्चल। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द हमारा बन गया और यह नियम लागू होता है। आगे आएंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति कहती है नियम नंबर 3 की कि विसर्ग का मूर्धा श में परिवर्तन। तो मूर्धा श में परिवर्तन कब होता है ये हम जानेंगे। नियम कहता है कि अगर विसर्ग है और विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ है और उसका मेल हो रहा है किससे, किसी क ख से, ट ठ से, प फ से, तो ये आपस में मेल करके विसर्ग हमारा बदल जाता है मूर्धा श में। तो यहाँ पर आगे पीछे हमारा जो कुछ भी है वो जस का तस उतर जाएगा और ये हमारा नियम तैयार हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे से उसे ये दोहरा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ उदाहरण देखेंगे, दिया है हमारा दुहु प्लस कर्म, इस विसर्ग का मेल क से हो रहा है, तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो ये विसर्ग हमारा बदल जाएगा मूर्धा श में और मूर्धा श में परिवर्तित हो जाएगा बचा हुआ टुकड़ा, बचा हुआ शब्द यहाँ पर हम आगे पीछे रख देंगे। अब इसे जोड़ देंगे, ये हमारा जुड़ गया, श आधा है तो आधा बनेगा और यह शब्द हो गया हमारा दुष्कर्म। ठीक है, इस तरह से दुह प्लस कर्म से हमारा दुष्कर्म शब्द बनता है। पॉइंट समझ में आ गया और संधि हो जाती है इसमें विसर्ग संधि। आगे देखेंगे नियम नंबर 3 का तीसरी स्थिति कि विसर्ग का दंत स में परिवर्तन। तो विसर्ग दंत स में कब परिवर्तित होता है, किस परिस्थिति में।
अगर कोई यहाँ पर विसर्ग है उससे पहले कोई स्वर है, 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका मेल अगर किसी त से या किसी थ से या दंत स से होता है। अब ये आपस में अगर मेल करते हैं तो ये विसर्ग हमारा स्वयं को दंत स में बदल देता है। आगे पीछे जो कुछ भी है वो जस का तस उतर आता है और ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है याद करने के लिए। बात समझ में आ गई? उदाहरण देखेंगे। नमः प्लस ते, ता से मेल हो रहा है विसर्ग का, आपस में मेल करेंगे ये शब्द तो विसर्ग बदल जाएगा हमारा दंत स में। आगे जो बचा है ते, ते माने उसे, उनको, उनका, उनकी, ठीक है, ये सब आ जाता है भाव। और यहाँ पे आ गया नम, नमः माने नमन करना, ते माने उनको, तो उनको मैं नमन करता हूँ, तो शब्द हमारा बनता है नमस्ते। शब्द आ जाएगा, आधा स है और शब्द बन गया नमस्ते। तो नमस्ते शब्द का अर्थ हो गया उनको नमन है। उनको किनको? सुपरनेचुरल पावर जिसके लिए भी हम कह रहे हैं, ठीक है, तो उनको नमन है। तो यहाँ पर हमारा ये स्थिति बन जाती है। अब देखो नियम नंबर 3, 3 स्थिति। अब नियम नंबर 3 को, 3 स्थिति को शॉर्ट ट्रिक से अगर याद करना है तो वो कैसे याद करेंगे मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो यहाँ पर देखो जल्दी से फटाफट, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को दी थी और इस शॉर्ट ट्रिक में आपको याद है, अगर आप लोगों ने उच्चारण स्थान याद रखे हैं, ध्यान रखो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो ये संधि है ये वर्णमाला पर ही आधारित है। अगर जिसकी वर्णमाला अच्छी तरह से पूरी होगी या जिसे आती होगी वर्णमाला, संधि के हर नियम को, हर पॉइंट को, हर चीज को वो अच्छे से समझ लेगा। लेकिन जिसे अगर वर्णमाला में कहीं ना कहीं डाउट होगा, चीजें नहीं क्लियर होंगी, तो उसे संधि में दिक्कत होगी। ये नियम भी आपको अगर वर्णमाला का पॉइंट, उच्चारण स्थान अगर याद है तो नियम आप यूं चुटकियों में याद कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें पता है जितना भी मेल हो रहा था प्रथम वर्ण से और द्वितीय वर्ण से मेल हो रहा था, अभी विसर्ग का जिससे मेल हो रहा था, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो हमारा च है पॉइंट, च छ, ये हमारा स्थान क्या है? तालु स्थान है इसका, ठीक है। और ता था हम देखते हैं तो इसका स्थान क्या है? इसका स्थान दंत है हमारा। और हमें पता है कि हमारे पास ना 3 श हैं, मूर्धा श, ये हमारा तालु श, मूर्धा श और दंत श, ठीक है। तो इसी से आपका यहाँ पे नियम चलता है, जब आपका कोई भी विसर्ग किससे मेल करता है? तालु के वर्णों से मेल करता है, तो उत्पन्न विकार आपका जो है वो तालु श ही होता है। ये नियम नंबर 1 था आपका, याद आया? ये स्थिति नंबर 1, ठीक है। और फिर हमने कहा कि अगर जिसका मेल यानी दंत, तो विसर्ग अगर दंत वर्ग से मेल करता है तो जो हमारा उत्पन्न विकार होता है वो दंत स होता है। ये हमने देखा, ये था हमारा नियम नंबर 3, ये थी स्थिति तीसरी। अब यहाँ पे ध्यान दो, तालु से विसर्ग का मेल तालु श, तालु दंत से विसर्ग का मेल दंत स, और शेष जो बचा यहाँ पे बच गया क ख ट और प फ। तो जो हमारा शेष बच गया उसमें जो उत्पन्न विकार आएगा वो मूर्धा श आएगा। ये नियम नंबर 2। बात समझ में आ गई? इतना सा है, इससे आपको याद हो जाएगा। जिसने इसको पढ़ा नहीं होगा, दूर से देखने में उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा ये क्या है, ये क्या मैटर है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई है कि विसर्ग का मेल अगर हम इनमें से किसी के साथ करेंगे तो कैसे हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा और कैसे आएगा, ये हमारी विसर्ग संधि है। तो ये छोटी सी ट्रिक आपके दिमाग में सेट और आपको विसर्ग संधि आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग लोप कब हो जाता है, गायब कब हो जाता है विसर्ग? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर किसी विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? किसी र वर्ण से हो रहा है और उस विसर्ग से पहले कोई लघु स्वर आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विकार क्या होता है कि ये दोनों आपस में मेल करते हैं और ये जो विसर्ग है ये यहाँ से लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पर जो आया है वो जस का तस रहेगा, ठीक है। और ये जो लघु स्वर है ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे ये किस में बदल जाता है? दीर्घ स्वर में। तो परिवर्तन यहाँ हो गया, तो ये एक नियम बन जाता है और देखते हैं इसमें किस तरह से ये काम करता है।
कि यहाँ पर ये विसर्ग आया है और इस विसर्ग से पहले लघु स्वर ई आया है, इसका मेल किससे हो रहा है? र से हो रहा है। तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो ये विसर्ग यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे क्या बचा? रोग शब्द जस का तस उतर जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा लघु है ये किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। और हमारा ये जो शब्द है ये बन के क्या आ जाएगा? निरोग बन जाएगा। और ध्यान देना यही आपकी वर्तनी हो जाती है। शुद्ध वर्तनी में आपका निरोग होता है, लेकिन वर्तमान समय में हम क्या लिखने लगे हैं? निरोग लिखने लगे हैं। तो अब इसको ये ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा तत्सम शब्द, इसमें ये ध्यान रखना ये हो गया तत्सम शब्द, और ये जो निरोग है ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव में ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो निरोग ये हमारा तद्भव हो गया जो परिवर्तित करके बनाया है, और निरोग ये हमारा तत्सम हो गया जो संस्कृत विधि से बना है और इसमें नियम लगा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, इस विसर्ग का मेल र से जब करते हैं, इससे पहले वही हमारा लघु आया है, जब दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और जो ये लघु है ये किस में बदल जाता है? दीर्घ में बदल जाता है। और यहाँ पे रस इसका ऐसे ही आ जाता है और शब्द हमारा क्या बन जाता है? नीरस। रस माने आनंद और नी माने नहीं, तो नीरस माने जिसमें आनंद नहीं है, बोरिंग। ठीक है, तो आ गया ये हमारा शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि विशेष स्थिति में विसर्ग का स हो जाना, ये दंत स हो जाना, यानी किस स्थिति में हमारा जो विसर्ग है वो दंत स में बदलता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हमारा विसर्ग है और इससे पहले यहाँ कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी है, कोई भी स्वर आया है किसी तरह का, कैसा भी चीज़ है, उसका मेल अगर किससे हो रहा है? किसी कर या कार प्रत्यय से हो रहा है, कर या कार प्रत्यय से उसका मेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ये आपस में मेल करते हैं तो ये विसर्ग जो है हमारा स में बदल जाता है, यानी दंत स में बदल जाता है। आगे पीछे जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाता है, और ये नियम हमारा इस तरह से काम करता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे शब्द आ गया भा। भा जो शब्द है हमारा इसका अर्थ होता है प्रकाश से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये विसर्ग मेल कर रहा है किससे? कर से। तो जब हम देखेंगे तो ये विसर्ग हमारा किस में बदल जाता है? दंत स में बदल जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कर आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? भा आ गया, और यह शब्द हमारा क्या बना? भास्कर। ठीक है, तो ये भास्कर हमारा ये शब्द बन गया, और भास्कर किसका पर्यायवाची हो गया? सूर्य का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं नमः प्लस कार, इससे मेल होता है, तो हमें पता है कि ये विशेष परिस्थिति विशेष नियम के तहत दंत स में बदलेगा। अभी आप कहेंगे मैम इससे पहले तो हमने अगर ऐसा होता कहा तो ये मूर्धा में बदलता। हाँ, ये मूर्धा में बदलता, लेकिन विशेष नियम के अंतर्गत, तभी तो हमें इसे याद रखना है ना। तो ये विशेष स्थिति में यानी कर और कार के साथ ये दंत में बदलता है। अगर कर की जगह कपट आ जाएगा तो फिर ये मूर्धा में बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? कार शब्द आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? नम शब्द आ गया बचा हुआ, और शब्द हमारा क्या हो गया? नमस्कार हो गया। ठीक है, नमस्कार और नमस्ते में बच्चा क्या अंतर है? नमस्कार कहते हैं नमस्ते करने का भाव, यानी जैसे हम कहते हैं कि आपने नमस्कार किया, तो हम जैसे जाके बोलते हैं ना नमस्कार, नमस्कार नहीं, तब नमस्ते बोलना चाहिए। वे जैसे कहते हैं हमने कहा कि नमस्ते। तो अब हम इस प्रक्रिया को कैसे नमस्कार शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं कि जैसे हमने कहा कि अरे मोहन का बेटा आया था और उसने आकर मुझसे नमस्ते की, ये कहना गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे? उसने आकर मुझे नमस्कार किया। तो वहां पर नमस्ते तो वो व्यक्ति कह रहा है कि अंकल नमस्ते, ठीक है, तो वहां नमस्ते हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि उसने क्या किया, कि उसने मुझे आकर नमस्कार किया, तो नमस्ते और नमस्कार में ये अंतर होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। और ये थी आपकी विसर्ग संधि और यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, याददाश्त लौटाने वाला बैच है हमारा ये। हम यहाँ पर जो पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो धुंधला हो गया है उस पे से कपड़ा लगा रहे हैं, यानी धूल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें वो सारी बातें याद आ जाएं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। वही तो होता है रिवीजन बैच। और क्या होता है रिवीजन बैच? चलो, ये अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो ये पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं? तो आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ। इसके लिए आपको एप्लीकेशन निधि एकेडमी डाउनलोड करना होगा। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ये YouTube वाला ऑप्शन है ये दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पहला YouTube दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ही ये पॉइंट यहाँ पर नज़र आएगा, तो इस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास दिखेंगी। क्लास में आपको ये जो ऑप्शन ऐसे दिख रहा है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब इसके आगे हमारा जो अपना टॉपिक होगा अगला, वो रहेगा हमारा समास। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आपको याद दिला दूं, वापस से सारी याददाश्त आपके दिमाग में आ जाए जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।